हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इन दोनों के पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पर ये फिगर है फर्स्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड, और इसमें वी हैव टू फाइंड करेंट थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड आउट करेंट थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। इस सर्किट में देख सकते हैं आप 5 ओम, ये 5 ओम एंड 10 ओम ये कनेक्टेड है, और ये वाले लूप में 5 वोल्ट का एक ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है और एक 5 एमएफ का और एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, और दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर इस पूरे सर्किट में ध्यान देने की हमको ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू ओनली सी दैट दिस लूप, ये वाले जो लूप है इसको हम लोग ध्यान देंगे, और इस लूप में हम किरचॉफ्स लूप थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी लूप में यदि हम उसका एक कंप्लीट चक्कर लगाते हैं तो जितने भी वोल्टेज अप्स एंड डाउन मिलते हैं उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप थ्योरम। तो यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट से चलना चालू करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से चलें, और जितने भी हमको वोल्टेज चेंजेस मिलेंगे उसका हम लोग एल्जेब्रिक सम निकालेंगे। तो चलिए चलना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं हमको करंट नहीं मालूम है, देयरफॉर वी सपोज दैट करंट इन दिस लूप इज़ आई। ये वाले ब्रांच में जो करंट है वो आई है। देन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हम कुछ भी ले सकते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो द एक्चुअल करंट हियर एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में करंट को ले रहे हैं। अब इस पॉइंट से हम चलना चालू करते हैं। वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस हमको मिलता है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 12 और करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस है I। तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो होगा 12 I के इक्वल। और बिकॉज वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देयरफॉर वोल्टेज विल ड्रॉप, क्योंकि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है, तो इसलिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग साइन यूज़ करेंगे माइनस। उसके बाद यहाँ से हम इधर जाते हैं, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब इस ब्रांच में जब हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले हमको ये वाला सोर्स ऑफ ईएमएफ या सेल मिलता है जिसका ईएमएफ है 5 वोल्ट। तो इसके पॉजिटिव पोल से जब हम निगेटिव पोल में जाएंगे तो फिर से वोल्टेज ड्रॉप होगा 5 वोल्ट का। उसके बाद यहाँ से जब हम इधर जाएंगे तो यहाँ भी फिर से एक सोर्स ऑफ ईएमएफ या सेल मिलता है। इसका ये निगेटिव पोल है और उसके पॉजिटिव पोल की तरफ जाएंगे। हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज अप होगा। देयरफॉर ये +5 वोल्ट का वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ। अब यहाँ पर फिर से हम लोग जहाँ से शुरुआत किए थे वहीं पर हम लोग पहुँच गए। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप थ्योरम इन तीनों का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हमको I का वैल्यू मिल जाएगा -5 + 5 0 हो गया। इस 12I को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू 12I, then I is equal to 0. Then simply answer to this question is 0. मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप थ्योरम। अब आइए आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। ये यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम का फिगर मैंने यहाँ बनाया है और इसका स्टेटमेंट है ये एक सर्किट है, और इस सर्किट में वी हैव टू फाइंड द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर भी कनेक्टेड बिट होगा। और यदि किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो इस ब्रांच में करंट जो होगा वो 0 होगा। मींस वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजरमेंट तो करेगा लेकिन उसके लिए वो सर्किट में से कोई भी करंट नहीं लेगा। तो इसलिए इफेक्टिवली ये डिवाइस इस सर्किट में नहीं है। तो जो भी करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो होता है इस ट्रायंगुलर सर्किट में फ्लो होगा, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको आप अभी हटा दीजिए, ये इफेक्टिवली सर्किट में नहीं है ऐसा मान लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस ट्रायंगुलर सर्किट में 2 सोर्स ऑफ ईएमएफ हैं, 2 सेल्स लगे हैं। एक का ईएमएफ है 10 वोल्ट और दूसरे का ईएमएफ है 4 वोल्ट। और ध्यान से यहाँ देखेंगे तो दोनों के प्लस से प्लस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट है।
इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगुलर सर्किट में जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा, नेट ईएमएफ इन लूप ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 - 4 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट है। तो मतलब इस ट्रायंगुलर सर्किट में जो नेट सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो 6 वोल्ट का होगा। और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, एक है 10 ओम का और दूसरा है 20 ओम का, और क्लियर है कि दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। इस पूरे सर्किट में सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस ट्रायंगुलर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 20 + 10 ओम, दैट इज इक्वल टू 30 ओम। तो अब हमको इसमें इस सर्किट में टोटल ईएमएफ मालूम है और टोटल रेजिस्टेंस मालूम है, देन करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और करंट का डायरेक्शन इस 10 वोल्ट के पोलैरिटी से डिसाइड होगा, बिकॉज दिस सेल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज ग्रेटर देन दिस सेल। तो रिजल्टेंट जो ईएमएफ का डायरेक्शन होगा इसी डायरेक्शन में होगा और 6 वोल्ट के बराबर होगा। देन करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। देन सपोज इफ करंट इज I, then current in loop ABC ये हो जाएगा I इज इक्वल टू टोटल सोर्स ऑफ ईएमएफ है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट 30 ओम। दिस विल बिकम 1/5 एम्पियर और यू कैन राइट इट 0.2 एम्पियर। तो ये हमको यहाँ करंट पता चल गया, I का वैल्यू है I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। अब यहाँ पर हमको यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है और वही इस वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। तो इसके लिए हम लोग इस सर्किट को यहाँ से यहाँ तक चलेंगे और जितने भी वोल्टेज डिफरेंसेस मिलेंगे उनका एल्जेब्रिक सम निकालेंगे और वही इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये काम दो तरीके से आप कर सकते हैं। आप इस रास्ते से जा सकते हैं A से N तक और दूसरा रास्ता ये वाला है। तो दोनों ही कंडीशंस में आपको सेम वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा। मैं करके इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हम इस रास्ते से जाते हैं, करंट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस ब्रांच में ऐसा फ्लो होगा, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, पहले ही बता चुका हूँ, और यहाँ पर ऐसा फ्लो होगा। देन वी हैव टू मूव फ्रॉम A to N एंड जितने भी वोल्टेज अप्स एंड डाउन मिलते हैं उसको सबका एल्जेब्रिक सम निकालेंगे एंड दैट विल बी द वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A N। तो सबसे पहले हम करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। देन ये हो जाएगा करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा 20 और इनटू I का वैल्यू है 0.2। IR वाले फार्मूले से V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ 0.2 एम्पियर का करंट है और 20 ओम रेजिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने का वोल्टेज ड्रॉप होगा बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देयरफॉर वोल्टेज विल ड्रॉप। अब उसके बाद इस पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए, यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर हम सेल के पॉजिटिव पोल से निगेटिव पोल की तरफ जा रहे हैं, 4 वोल्ट का ईएमएफ है, देयरफॉर वोल्टेज विल ड्रॉप बाय अमाउंट -4। तो ये यहाँ पर हम N पर पहुँच गए। अब इन सब का एल्जेब्रिक सम निकाल लो, यही वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 20 × 2, दिस विल बिकम -4 और -4 दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट, -8 वोल्ट। माइनस साइन का मतलब ये है कि A से N तक हम जाएंगे तो 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब ये पॉजिटिव वोल्ट में होगा और ये हायर वोल्टेज पे होगा और ये लोअर वोल्टेज, मतलब दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस 8 के बराबर होगा। इसी कैलकुलेशन को आप इस तरफ से भी करेंगे तो वही आएगा। अब इस तरफ से भी करके देख लीजिए, ये आंसर होगा इसका
इसको निगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम इसके मैग्नीट्यूड को ही बताते हैं। v का मैग्नीट्यूड से हमको मतलब है। निगेटिव होगा या पॉजिटिव इस बात पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज डिफरेंस को हमको सिर्फ बताना है। अब इसी वोल्टेज डिफरेंस को यदि मैं इस तरफ से जा करके कैलकुलेट करूँ, इस रास्ते से जाए और सारे वोल्टेज ड्रॉप अप्स एंड डाउन को हम एल्जेब्रिक सम निकालें, तब क्या होगा देखिए। यहाँ से जब हम लोग इस ब्रांच में इस सेल के पॉजिटिव पोल से निगेटिव पोल में जाएंगे तो 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। देन V इज इक्वल टू यहाँ पर -10। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद इस ब्रांच में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज अप होगा और रेजिस्टेंस है 10 ओम और एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 0.2 एम्पियर। तो ये हो जाएगा +10 × 0.2 एम्पियर। दिस इज इक्वल टू -10 + 10 × 0.2, ये हो जाएगा 2 और 2 और -10 इज इक्वल टू हो जाएगा -8 वोल्ट। मतलब वोल्टेज डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच में फिर से कितना मिला, 8 वोल्ट मिला। तो यहाँ पर भी वोल्ट मीटर का रीडिंग को हम बता रहे हैं मैग्नीट्यूड को, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मॉड ले सकते हैं, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 8 वोल्ट। दिस इज आंसर टू दिस सेकेंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। ये थर्ड प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज टर्न टू फॉर्म ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r एज शोन इन दिस फिगर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। एक वायर को जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R के इक्वल है, इसको हम लोग एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में टर्न करके लूप बना देते हैं और इसके सर्कम्फेरेंस पर 2 पॉइंट से ये हम वायर कनेक्ट करते हैं। ये ओपन टर्मिनल है एंड x एंड y। हमको फाइंड आउट करना है कि x और y के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और आपको ये बता दिया गया है कि ये जो पॉइंट A और पॉइंट B इस सेंटर पर अल्फ़ा डिग्री का एंगल रेडियन में बनाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से रिलेटेड है। ये जो पॉइंट A और B हैं, इस पूरे सर्कुलर लूप को 2 पार्ट में 2 रेजिस्टेंसेस में तोड़ देते हैं। एक ब्रांच ये है A से B तक, इसको पहचानने के लिए यहाँ हम लोग एक पॉइंट और ले लेते हैं ACB, और दूसरा ब्रांच ये वाला है, इसको भी पहचानने के लिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट D ले लेते हैं। तो पॉइंट A और B इस सर्कुलर लूप को 2 ब्रांचेस में, पैरेलल ब्रांचेस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक ब्रांच हो जाता है ADC, ये एक रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करेगा, और दूसरा ब्रांच हो जाता है ACB, ये एक पैरेलल में ADC से कनेक्टेड दूसरे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो हमको सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है। यू हैव गिवन दैट दिस एंगल इज अल्फा, देन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो टोटल जो इसका सर्क्यूमफेरेंस है वो 2 पाई स्मॉल r के इक्वल होगा और पूरे सर्क्यूमफेरेंस का रेजिस्टेंस कैपिटल R के बराबर है। देयरफॉर पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस होगा R/2 पाई r। ये हो जाएगा ओम पर मीटर। अब इसके बाद इसका हम लोग लेंथ निकालेंगे। इसके लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। एंगल इज इक्वल टू होता है R/रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो सबसे पहले हम ये वाले ब्रांच का लेंथ निकालते हैं, इस आर्क का लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ADC, तो लेंथ ऑफ आर्क ADC हो जाएगा, एंगल है
अल्फ़ा के इक्वल और रेडियस है r। तो इसका हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है r डिवाइडेड बाई 2 पाई r। तो रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच ADC इज इक्वल टू हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस से इसके टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा r मल्टीप्लाइड बाई r अपॉन 2 पाई r। पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस r अपॉन 2 पाई r है, तो अल्फ़ा r लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा दिस। ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा r अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 पाई ओम्स में। Similarly, we can calculate the length of the arc ACB. Length of arc ABC is equal to, तो ये एंगल अल्फ़ा है, तो दिस एंगल विल बिकम 2 पाई माइनस अल्फ़ा इन रेडियन। ये पूरा एंगल 2 पाई माइनस अल्फ़ा होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस 2 पाई माइनस अल्फ़ा और इंटू रेडियस है r। अब लेंथ हमको मिल गया, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच ACB, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, ADB है, ये भी ADB है और ये ACB है। तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये लेंथ इतना हो गया और पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है, तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया 2 पाई माइनस अल्फ़ा इंटू r मल्टीप्लाइड बाई r अपॉन 2 पाई r। ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा r 2 पाई माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी हमको मिल गया और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी मिल गया। इसको हम, इस वाले ब्रांच के रेजिस्टेंस को हम डिनोट कर देते हैं R1 से और इसको डिनोट कर देते हैं R2 से। Then these two resistances are combined parallelly between point X and Y. Therefore, it is very easy to calculate equivalent resistance of this arrangement. इसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इनवर्स। तो यहाँ आप वैल्यू को पुट करते हैं, R इज इक्वल टू हो जाएगा, ये है r अल्फ़ा अपॉन 2 पाई R1 का, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 2 पाई अपॉन r अल्फ़ा। और ये है ब्रांच ADB का, और ये ब्रांच ACB का जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस है, इसको हम R2 से डिनोट कर रहे हैं, r 2 पाई माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इसका इन्वर्स लेंगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाई r इंटू 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये हो गया प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई r 2 पाई माइनस अल्फ़ा, और इसका लास्ट में हमको इन्वर्स निकालना है। टू पाई ये हो जाएगा 1 अपॉन r अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन r 2 पाई माइनस अल्फ़ा इन्वर्स। इसको बाहर निकालेंगे तो ये 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा r 2 पाई माइनस अल्फ़ा और इंटू अल्फ़ा, और यहाँ पर आएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा और यहाँ पर आएगा अल्फ़ा, पूरे का इन्वर्स। ये अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद इसका जब आप इन्वर्स करेंगे तो पहले बाहर में 2 पाई है और इसको हम
इन्वर्स करेंगे तो ये जितना डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में चला जाएगा, r 2 पाई माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई यहाँ बचता है 2 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको हम आर डे से डिनोट कर देते हैं क्योंकि हम पहले इस पूरे लूप के रेजिस्टेंस को आर से डिनोट कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर डे से या आर इक्विवेलेंट से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर 2 पाई माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसको एक बार फिर समझ लीजिए। एक रेजिस्टेंस R के वायर को हम एक सर्कुलर लूप का फॉर्म देते हैं और यहाँ पर 2 पॉइंट हैं A और C के बीच एक हम कनेक्शन देते हैं X और Y से। तो X और Y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यू हैव बीन गिवन दैट दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। तो हम सबसे पहले पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस निकालते हैं। R इसका रेडियस है सर्कुलर लूप का, तो और कैपिटल R इसका रेजिस्टेंस है, तो R/2 पाई R इसका पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब उसके बाद ये वाला एंगल अल्फ़ा है, रेडियन में बताया गया है, तो इस आर्क का लेंथ निकालते हैं। इस आर्क का लेंथ आता है अल्फ़ा आर, और इसको जब हम लोग जब पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ब्रांच ADB का हमको रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच ADB इज इक्वल टू, हम सॉल्व करके निकालते हैं R/2 पाई, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं R1 से। वैसे ही ये वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इस एंगल को देखते हैं। दिस एंगल इज़ 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो इस आर्क का लेंथ निकालेंगे पहले। तो लेंथ ऑफ द आर्क ACB इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फ़ा एंगल इंटू रेडियस। तो ये रेडियस हो गया, तो इसका लेंथ हो गया। अब पर यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस से इसका फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इस ब्रांच का रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसको R1 से डिनोट किए हैं, इसको R2 से। तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले से R डैश इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 का इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ हम दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये R1 का वैल्यू है और ये R2 का, और यहाँ से 2 पाई कॉमन निकलता है। उसके बाद ब्रैकेट में हम LCM लेते हैं और इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है R 2 पाई माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर।